हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ट्वेल्थ साइंस, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ बायोलॉजी के अंदर हम इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 14 के अंदर न्यूट्रन साइकिलिंग हमने हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम 14.7 टाइप का हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक था, वो था न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कार्बन साइकिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट हमारा जो साइकिल है वो है हमारा फॉस्फोरस साइकिल। तो आइए हम देखते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल के अंदर क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट साइकिल के दौरान जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन होता है, वो किस तरह से वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है। तो दो टाइप का न्यूट्रिएंट साइकिल था, एक गैसियस फॉर्म में था, एक सेडिमेंटेड फॉर्म में था। तो गैसियस फॉर्म के अंदर हमने कार्बन का जो साइकिल है वो हमने किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फोरस साइकिल की, किस तरह से जो फॉस्फोरस साइकिल है वो वर्क करता है, किस तरह से जो फॉस्फोरस है वो सेडिमेंट फॉर्म में सॉइल में रिजर्व रहता है, तो किस तरह से वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होता है। तो फॉस्फोरस साइकिल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लिक एसिड और सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर के फॉर्म में वो फॉस्फोरस है मेजर कंसिस्टिंग होता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के फॉर्म में, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर के फॉर्म में हमें फॉस्फोरस कंसिस्ट होता है। उसके बाद ये जो फॉस्फोरस है उसके यूजेस क्या क्या है, तो शेल्स, बॉन्स एंड टीथ, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो शेल्स, बॉन्स और टीथ होते हैं, शेल्स, बॉन और टीथ, वो सब शेल्स, बॉन और टीथ होते हैं वो कंपोज। मतलब हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग की, तो ह्यूमन बींग के जो टीथ होते हैं वो फॉस्फोरस के बने हुए हैं। जो उसके बॉन है, मतलब उसकी जो हड्डियां है, वो भी फॉस्फोरस की बनी हुई है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कछुआ है, तो कछुआ का जो शील्ड है, उसका जो कवर है, वो भी फॉस्फोरस का बना हुआ है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग इसकी वजह से है, फॉस्फोरस की वजह से। अब न्यूट्रल नेचुरल रिजर्वर क्या है, मतलब जो फॉस्फोरस है वो नेचर में कहाँ कहाँ पे रिजर्व रहता है। तो नेचुरल रिजर्वरल फॉस्फोरस का रॉक्स है, मेन नेचुरल रिजर्वरल उसका रॉक, मतलब पत्थर, पहाड़ एक्सेट्रा होता है, जहाँ पे फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट के फॉर्म में वहां पे स्टोर होता है। और उसके बाद जो रॉक्स है उसमें से फॉस्फेट कन्वर्ट होके फॉस्फोरस बनता है, उसमें से कन्वर्ट होके फॉस्फोरस बनता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेचर में फॉस्फेट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, रिजर्व होता है, तो फॉस्फेट फॉर्म में। उसके बाद रिलीजिंग प्रोसेस, जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस साइकिल्स है, वो किस तरह से पूरी साइकिल चलती है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूं, फॉस्फेट जो डिजोल्व होता है सॉइल के अंदर, जो फॉस्फेट होता है वो डिजोल्व होता है सॉइल के अंदर। उसके बाद ये जो फॉस्फेट है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स, रूट्स एक्सेट्रा। प्लांट्स होते हैं सॉइल में से इस फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट के पास फॉस्फोरस आ गया है। अब ये जो फॉस्फो प्लांट है उसको हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, वो उसको खाते हैं, ईट करते हैं। उसके बाद ये फॉस्फोरस इस हर्बीवरस एनिमल के पास आ गया। अब ये हर्बीवरस एनिमल्स है, जब डेथ हो जाते हैं तो फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, जो फॉस्फेट है हर्बीवरस एनिमल की बॉडी में से सॉइल में सोल्यूबल कर देते हैं, सॉइल में सोल्यूबल कर देते हैं। तो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है जो फॉस्फेट को सॉइल में फिर से सोल्यूबल कर देते हैं, फिर से फॉस्फेट सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है, फिर से प्लांट के रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह के ये जो फॉस्फेट साइकिल है कुछ चलता रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि मेजर जो डिफरेंस है कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में वो क्या है। तो उन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक इनपुट है। फर्स्ट डिफरेंस है कि जो एटमॉस्फेरिक इनपुट है ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट। जो कार्बन होता है वो तो एयर में चला जाता है क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो गैसियस फॉर्म में नहीं है। इसकी वजह से
जो फॉस्फोरस है वो एयर में हमें कम मिलता है, कम हमें दिखा जाता है। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल आर नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम है जो फॉस्फोरस है वो गैसियस फॉर्म में एक्सचेंज होता है, बाकी वो सेडिमेंट फॉर्म में ही एक्सचेंज होता है। जो सेडिमेंट फॉर्म में सॉइल में है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद प्लांट में सेडिमेंट फॉर्म में है वो प्लांट में से एनिमल में जाता है, और एनिमल में से वो जो फॉस्फोरस है वो हर्बीवरस एनिमल्स और उसमें से जो फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया है उसको डिकम्पोज कर से फिर से फॉस्फेट को फिर से सॉइल में डिसॉल्व करते हैं। तो ये मेजर दो डिफरेंस है वो आपको याद रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल के दो जो मेजर डिफरेंस है वो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम और फॉस्फोरेट साइकिल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइकिल भी हमें दिया गया है, कंज्यूमर डेंड्राइट्स, उसके बाद सॉइल सॉल्यूशन, उसके बाद रॉक मिनरल्स। यहाँ पे डिकम्पोजिशन और रॉक मिनरल्स में से सॉइल में फॉस्फोरस कंपोज होगा और वहां से अपटेक होगा। कौन अपटेक करेंगे? प्रोड्यूसर। उसके बाद प्रोड्यूसर में से कंज्यूमर, फिर से साइकिल, मतलब इस तरह से कुछ चलता रहता है। बहुत बहुत इजी साइकिल है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत इजीली है, बहुत बहुत इजी टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। लास्ट टॉपिक है कि भाई इकोसिस्टम है वो ह्यूमन को किस तरह से बेनिफिट करता है ह्यूमन के लिए, और इकोसिस्टम है वो कौन कौन सी सर्विसेज देता है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपको बता देता हूँ कि इकोसिस्टम है, इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट की जो साइकिलिंग प्रोसेस है वो चलती रहती है। जनरेट फर्टिलाइज सॉइल हमें मिलती है, प्योरीफाई एयर मिलती है, इकोसिस्टम की वजह से हमें वाटर मिलता है। उसके बाद बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो प्रोवाइड होती है, मतलब फॉरेस्ट क्रिएट होते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वो रह सकते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, पॉल्यूनेशन कम करता है, पॉलिनेटेड क्रॉप करता है, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक मतलब ये जो इकोसिस्टम है वो हमारा एस्थेटिक एंड कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसकी भी सर्विसेज देता है। थ्रोट वैल्यू ऑफ सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट सीम्स reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag। अब यहाँ पे ऐसी बात की गई है कि ये जो इकोसिस्टम है हमें इतनी सारी सर्विसेज देता है, हमें एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल उसकी वैल्यू, उसके बाद उसकी बहुत सारी इकोसिस्टम की सर्विसेज है। यहाँ पे हमारी बुक्स के अंदर एग्जांपल दिए गए हैं, एयर को प्योरीफाई करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल चलाता है, फूड, उसके बाद प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए एक हमारा साइंटिस्ट आया जिसने ये जो इकोसिस्टम है उसकी सर्विसेज जितनी मिलती है उसको डिपेंडिंग उसकी प्राइस लगाई। क्या किया? उसकी प्राइस के चलो इकोसिस्टम इतनी इतनी फैसिलिटी हमें देती है तो उनकी प्राइस क्या हो सकती। तो रोबोट रोबोट कॉन्स्टेंजा and his colleagues have very recently tried to put price tag on a nature's life support service। उसको क्या करने की कोशिश की कि भी जो इकोसिस्टम में जो सर्विसेज देती है उसकी क्या प्राइस हो सकती है, उसकी प्राइस टैग देने की कोशिश की थी। ये हमारा साइंटिस्ट था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड उसके जो कॉलेजिस थे उसने। तो उसने जो प्राइस लगाई उसके हिसाब से, उसके रिसर्च के हिसाब से उसने सब देखा कि इकोसिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज देती है, उसका लिस्ट बनाया। उसके डिपेंडेंट रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग of a US dollar 33 trillion a year on this fundamental ecosystem service। इकोसिस्टम की सर्विस की वजह से उसको यूएस डॉलर में 33 ट्रिलियन प्राइस लगाई। ट्रिलियन मतलब बहुत सारी प्राइस है, हमें याद रखनी है। 33 ट्रिलियन पर ईयर, एक साल हमें इकोसिस्टम ये जो सारी फैसिलिटी देती है उसकी हमें, अगर इंसान ह्यूमन बीइंग को अगर नेचर को प्राइस देनी होगी, देनी जनरली ये नेचुरली है, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर उसकी प्राइस वाइज हम देखें तो उसकी पर ईयर में 33 ट्रिलियन प्राइस होती है।
नेचर की, ये इकोसिस्टम की, सर्विसेज की, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद तीसरा, नियर ट्वाइस एंड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी विच इज US डॉलर इज 18 ट्रिलियन। जो 18 US की जो ग्लोबल प्रोडक्ट की जो ईयर वाइज उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, 18 ट्रिलियन है। उसकी दुगना जो इकोसिस्टम सर्विस देती है उसकी प्राइस होती है, तो ये भी हमें याद रखना है। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम सर्विस, द सॉइल फॉर्मेशन account for about 50% and contribution of the other services like recreation and nutrient cycler are less than 10% each. The cost of climate regulation and habitat for a wildlife are about 60% each. जो परसेंटेज के डिपेंडिंग हम बात करें तो 50% कॉस्ट किसकी होती है, वो जो सर्विसेज इकोसिस्टम सर्विसेज देती है उसकी। उसके बाद 10% न्यूट्रिएंट साइकिल की और रिक्रिएशन की प्राइस है। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ एनिमल को रहने के लिए जो इकोसिस्टम सर्विसेज देती है उसके 6%, मतलब परसेंटेज वाइज हम कॉस्ट निकाले तो 6% वाइल्ड लाइफ को, 10% न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में और 50% दूसरी सारी फैसिलिटी लाइक प्योरीफाई एयर, वाटर, माइग्रेट, देन आफ्टर हेल्दी फॉरेस्ट एक्सेट्रा, वो सब देने के लिए उसकी प्राइस 50%, 50, 10 और 6, ये आपको याद रखना है। तो ये है हमारा इकोसिस्टम की सर्विसेज, एमसीक्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो उसकी प्राइस है, इकोसिस्टम की सर्विस की वैल्यू है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।